हेलो स्टूडेंट, मैं हूं कमर एज इनपुट से। आज का हमारा टॉपिक है मोमेंटम। आज हम मोमेंटम के बारे में देखेंगे। मोमेंटम होता क्या है, इसको मेजर कैसे करते हैं। अगर हम मोमेंटम को देखें तो हमारे पास अगर दो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं सेम स्पीड से, एक थोड़ा सा हैवी ऑब्जेक्ट है, मींस कि अगर कह लें कि एक कार है वो मूव करती हुई आ रही है और एक बाइसाइकिल है वो क्या करता है, मूव करते आ रहा है। अगर हम इनको रोकना चाहें तो इन दोनों में से रोकना किसको मुश्किल होगा, कार को या बाइसाइकिल को? जाहिर सी बात है कार को। क्यों? क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है, वो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है बनिस्बत एक साइकिल के। इसी तरह अगर दो ऑब्जेक्ट सेम मैसेज के हों, अगर दो कारें मूव करती हुई आ रही हैं, एक की स्पीड कम है, एक 50 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, एक 150 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, तो दोनों में से अगर हम रोकना चाहें तो किसको रोकना मुश्किल होगा? जो कि 150 किलोमीटर से मूव कर रही है। तो मीन्स के यहाँ पर दो चीजें होती हैं। एक होता है मैस ऑफ ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसका मैस कितना है। दूसरे नंबर पे उसकी स्पीड, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। इस प्रॉपर्टी को न्यूटन ने कहा कि ये क्वांटिटी ऑफ मोशन है, कि जो बॉडी मूव कर रही है जो उसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन है। लेकिन जब इसकी नेक्स्ट इन दोनों चीजों को कंबाइन किया गया कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, हम इसको क्या कहेंगे? लीनियर मोमेंटम। एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, वेलोसिटी v से मूव कर रही है, अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो ये क्या कहलाएगा उस बॉडी का? लीनियर मोमेंटम। हम इसको अकेला मोमेंटम क्यों नहीं कहते, लीनियर मोमेंटम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बॉडी जो है वो एक लाइन में मूव करती है, एक्स एक्सिस में मूव करती है। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा हो, उसकी जो मोशन होती है वो लीनियर मोशन होती है, और उसका जो मोमेंटम होता है वो भी क्या कहलाएगा? लीनियर मोमेंटम कहलाएगा। अगर हम इसका फार्मूला लिखें तो P इज इक्वल टू एम बी। पी यहां पर मोमेंटम है, कि P किसको शो कर रहा है? मोमेंटम को, लीनियर मोमेंटम। क्योंकि अगर एक बॉडी एक सर्कल में मूव करेगी तो उसका जो मोमेंटम होगा वो एंगुलर मोमेंटम होगा, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक्स में डिस्कस भी करेंगे। एम यहां पर मैस ऑफ ऑब्जेक्ट है, कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका मैस कितना है। और वी क्या है? वो वेलोसिटी जिसके साथ वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, कि जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, मैस और वेलोसिटी का, तो ये किसके इक्वल आएगा? मोमेंटम के इक्वल आएगा। अब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, पिछले टॉपिक से मैंने पढ़ भी रखा है कि वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करती है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब मोमेंटम वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है तो मोमेंटम भी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी हो गई। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम भी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होनी चाहिए, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, के जिस डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में उसका मोमेंटम होगा। वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है? जो डिस्प्लेसमेंट की होती है, जिस सिंक में जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही होती है वही वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, और अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन वो है तो वही उसकी मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। यूनिट्स। अब अगर हम मोमेंटम का यूनिट्स देखें तो मोमेंटम में दो चीजें हैं, मैस एंड वेलोसिटी। मैस का यूनिट होता है किलोग्राम, और वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। इसका एक और यूनिट भी बनता है। और यूनिट क्या है? हम इसको न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं। न्यूटन सेकंड के न्यूटन किसके इक्वल होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और साथ में अगर हम यहां पर सेकंड लगा दें, ये प्लस है, प्लस किलोग्राम मीटर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, डिवाइड नहीं हो रही। इसका यूनिट क्या होगा? किलोग्राम मीटर सेकंड के। और यहां से अगर हम यूनिट निकालें तो ये बनेगा किलोग्राम मीटर
पर सेकेंड, ये वाला यूनिट, तो हम इसको न्यूटन सेकेंड भी बोल सकते हैं। इसी तरह अगर इसकी डायमेंशन निकालें तो डायमेंशन में सबसे पहले यूनिट में क्या होता है, क्योंकि हम यूनिट से ही डायमेंशन को ड्राइव करते हैं। किलोग्राम है तो किलोग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैस को, तो इसका डायमेंशन m होगा। मीटर किसको शो कर रहा है, लेंथ को, तो लेंथ आ जाएगी। सेकंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को, इसका आ जाएगा टाइम, तो ये इसका यूनिट बन जाएगा mLT -1 के। अगर हम मोमेंटम को न्यूटन के सेकंड लॉ से रिलेट करें तो वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो मैं कहता हूं कि मेरे पास एक मैस है m1 और वो वेलोसिटी v1 से या इनिशियल वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। अगर मैं इस पर थोड़ी सी फोर्स लगा दूं तो क्या होगा, बॉडी की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, vi से vf हो जाएगी, और ये इसी डायरेक्शन में क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। अब न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि अगर आप किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन। और अगर हम यहां से एक्सेलरेशन निकालें तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा होगा, अब वेलोसिटी में चेंज क्या है, वेलोसिटी में अगर चेंज निकालना हो तो हम क्या करते हैं, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। इस फार्मूले को अगर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करें तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा कि F इज इक्वल टू m इंटू VF माइनस VI ओवर T के। m को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा mVF माइनस mVI ओवर T। अभी मोमेंटम के फार्मूले में हमने क्या पढ़ा कि मोमेंटम किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। ये भी क्या है, मैस एंड वेलोसिटी, ये भी क्या है, मैस एंड वेलोसिटी। ये कौन सी वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, हम इसे लिखेंगे फाइनल मोमेंटम। ये कौन सी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, तो कौन सा मोमेंटम होगा, इनिशियल मोमेंटम ओवर टाइम। तो फोर्स किसके इक्वल आ गई, चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम के। तो हम यहां से अगर t यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो हम इसको लिखेंगे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू एफ क्रॉस टी के। या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम इक्वल होता है फोर्स और टाइम के। हमारा जो चेंज इन मोमेंटम अगर हमने फाइंड करना हो तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं कि आप जो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है उसको टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। अगर हम इसका यूनिट निकालें तो यूनिट क्या आएगा, अगर मैं इस फोर्स का यूनिट निकालना चाहूँ, फोर्स का यूनिट न्यूटन और टाइम का सेकेंड, तो क्या आएगा, न्यूटन सेकेंड, जो कि अभी हमने यहां पे निकाला भी, न्यूटन सेकेंड। तो मोमेंटम का यूनिट क्या बनेगा, न्यूटन सेकेंड। तो हम डायरेक्ट यहां से उसका यूनिट भी निकाल सकते हैं। अब आगे चले तो हमारे पास एक टर्म आती है जिसे हम इम्पल्स कहते हैं। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स ये होता है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर बहुत ही शॉर्ट इंटरवल के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगा दें तो वो फोर्स क्या कहलाएगी, इम्पल्स कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल
जब ये खिलाड़ी इस फुटबॉल को हिट करेगा तो जैसे ही इसका पाँव इस बॉल से टकराएगा इस पे फोर्स लगनी शुरू हो जाएगी। कुछ देर के लिए ये फोर्स लगाएगा और जैसे ही ये बॉल इसके पाँव से अलग होगी फोर्स लगना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगी। मीन कि इसके पाँव का और फुटबॉल का जो कनेक्शन था वो बहुत थोड़ी देर के लिए था, लेकिन इस थोड़ी देर में इसने बहुत सारी फोर्स इस पे लगा दी। तो इम्पल्स क्या होती है कि ये एक शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स होती है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर बहुत शॉर्ट टाइम के लिए क्या करती है, एक्ट करती है। दूसरे नंबर पे इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। बहुत शॉर्ट इंटरवल में हम बहुत ज़्यादा फोर्स लगा देते हैं। दूसरे नंबर पे ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है। कांस्टेंट फोर्स क्यों नहीं है कि जैसे ही ये एक दूसरे से दूर थे कोई फोर्स नहीं लग रही थी, जैसे ही इसके साथ टकराया इस पर फोर्स लगनी शुरू हो गई। जैसे जैसे ये इससे दूर होता गया वैसे वैसे जो फोर्स है वो भी कम होती गई। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो कुछ इस तरह से बनेगा कि पहले कोई फोर्स नहीं थी, जैसे ही पाँव ने हिट किया बॉल को फोर्स लगना शुरू हो गई। थोड़ी देर के बाद जो है वो बॉल क्या है, पाँव से अलग होना शुरू हो गई। जो ही वो अलग होगी फोर्स लगना भी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो इम्पल्स जो है ये एक कांस्टेंट फोर्स नहीं है। इसके अलावा अगर हम इसकी मजीद एग्जांपल लें तो जब बॉल किसी भी बैट को हिट करती है तो वो थोड़ी सी देर के लिए बॉल बैट के साथ कांटेक्ट में आती है, लेकिन जितनी देर उसके साथ कांटेक्ट में आती है उतनी देर में उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लग चुकी होती है। लेकिन वो फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं होती, वो कुछ देर के लिए कुछ होती है। तो जब जैसे ही वो उसे टकराएगी वो फोर्स थोड़ी होगी, कुछ देर के लिए वो ज़्यादा होगी और फिर वो क्या होगी, कम होना शुरू हो जाएगी। अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो कुछ इस तरह से होगी, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। इम्पल्स जो है वो इक्वल होगी फोर्स और टाइम के। क्योंकि फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इम्पल्स भी क्या होगी, हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। इम्पल्स का जो मेन पर्पस है वो हमें ये बताती है कि जब दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। इम्पैक्ट को अगर हम इस तरह से देखें कि एक बंदा एक फुटबॉल को हिट करता है और कुछ देर के बाद वो एक ईंट को हिट करता है, तो दोनों सूरतों में किस टाइम उसको ज़्यादा तकलीफ होगी। मतलब जब वो बॉल को हिट करता है तो उसे कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन जैसे ही वो ईंट को हिट करेगा तो उसके पाँव पर बहुत ज़्यादा क्या होगी, चोट लगेगी। उसकी वजह क्या है, ये बात हमें इम्पल्स बताएगी। इम्पल्स ये कहती है कि जैसे ही वो इसके साथ इसको हिट करेगा फुटबॉल को, फुटबॉल एक फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट है कि जैसे वो इसको हिट करेगा पाँव जो है वो इसके साथ साथ इस पर फोर्स लगाता जाएगा। मीन्स कि ज़्यादा टाइम उसके साथ कॉन्टैक्ट रहेगा फुटबॉल की सूरत में कि जब वो फुटबॉल को हिट कर रहा है तो वो उस पर फोर्स लगाता रहेगा। मीन्स कि इस सूरत में वो 10 सेकंड तक फोर्स लगा रहा है। जब टाइम ज़्यादा टाइम के लिए उसके साथ कॉन्टैक्ट रहे तो वो फोर्स क्या होगी, कम होगी। अगर फोर्स कम होगी तो जो इम्पल्स है वो भी क्या होगी, कम होगी और उसका जो इम्पैक्ट होगा वो भी कम होगा। लेकिन जैसे ही वो किसी ईंट को हिट करेगा, जैसे ही वो इसको हिट करेगा सारी की सारी फोर्स एक ही टाइम में लग जाएगी। मीन्स कि 5 सेकंड में सारी की सारी फोर्स जो है वो इस पर लग जाएगी। अगर टाइम कम है तो फोर्स क्या होगी, ज़्यादा होगी और उसका इम्पैक्ट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इम्पल्स हमें यही बताती है कि जब दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हैं तो उनका इम्पैक्ट क्या होता है। अगर हम इसको, अभी हमने कहा कि हमारे पास जो चेंज इन मोमेंटम है वो इक्वल होता है फोर्स क्रॉस टाइम के, और इम्पल्स किसके इक्वल होती है, वो भी फोर्स क्रॉस टाइम के। तो हम कह सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम इक्वल होता है इम्पल्स के। चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स के इक्वल है कि अगर हम इम्पल्स फाइंड करना चाहें तो हम ऑब्जेक्ट का क्या करते हैं, चेंज इन मोमेंटम ले लेते हैं। चेंज इन मोमेंटम कैसे लेंगे कि एक ऑब्जेक्ट मूव करता जा रहा है, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी को vi कह देते हैं और यहाँ पर उसकी वेलोसिटी को vf कह देते हैं। अगर हम यहाँ पे इम्पल्स फाइंड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, चेंज इन मोमेंटम ले लेंगे तो हमारे पास इम्पल्स आ जाएगी या इम्पैक्ट आ जाएगा उस ऑब्जेक्ट का। लेकिन अगर यही बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है कि इसकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, जो वेलोसिटी यहाँ थी वही वेलोसिटी इसकी यहाँ थी, तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम 0 आएगा और इसका जो इम्पैक्ट होगा वो भी 0
ही होगा। ये था आज का हमारा टॉपिक। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे या हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.eduinput.com। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।